समतल दर्पण, फिर से डिफिनेशन, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, बिल्कुल समतल हो, उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता, इसके गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समतल दर्पण पर पहले विचार करो। मान लिया जाए कि यह एक समतल दर्पण है जिसका नाम दे दिया हम MM डैश। समतल दर्पण के सामने कोई एक वस्तु रख देते हैं, एकदम सीधा सा, इस वस्तु का नाम देते हैं AB। कौन सा वस्तु, और यहां से हम प्रकाश किरण गुजारेंगे। आपको शुरुआत में ही मैंने बताया है कि प्रकाश की किरणें हमेशा वस्तु से निकलती है, ऐसा ना कि दर्पण से निकाल देना। प्रकाश की किरणें हमेशा कहां से निकलती है, वस्तु से टकराकर, वस्तु से निकलकर हमारे नेत्र में जाती है, तब हम किसी वस्तु को वैसे ही किरण आरेख भी यदि हम खींचेंगे तो प्रकाश की किरणों को हमेशा कहां से गुजारेंगे, वस्तु से, दर्पण से नहीं गुजार सकते। तो किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनाना हो, किरण आरेख खींचना हो, तो कम से कम 2 किरण आरेख खींचते, 2 रेखा खींचते, मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके खींचते। तो आप ध्यान देना, ये भी एक वस्तु लिए जो दर्पण से कुछ दूरी पर है, और इसका हम इमेज बनाना चाह रहे हैं, प्रतिबिंब बनाना चाह रहे हैं। तो ध्यान देना, यहां से एक सीधी रेखा मैंने गुजारा जो दर्पण से टकराया। तो मुझे एक बात बताओ, हमने कल ही वाले वीडियो में बताया है कि जो सीधी रेखा गुजरेगी परावर्तक सतह पर, तो जिस पथ पर गया है उसी पथ पर वापस, कोई दिक्कत? यहां से एक और सीधी रेखा मैंने गुजारा, तो जिस पथ पर गया है उसी पथ पर वापस। तो 2 प्रकाश की किरणें मैंने गुजार दिया, फिर भी कुछ आइडिया नहीं मिल रहा, तो हम और प्रकाश किरणों को यहां से गुजारेंगे। एक प्रकाश की किरण को हमने ऐसा गुजारा जो इतना आपतन कोण बनाया इसके साथ। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के, बोलो ना। अब यह परावर्तित किरण लग रहा है कि पीछे कहीं से आ रहा है, तो इस रेखा को हमने पीछे बढ़ा दिया। कोई दिक्कत? बोलते नहीं है। यह वाला रेखा भी लौट गया, इसका मतलब कि कहीं पीछे से लौटता हुआ प्रतीत हो रहा है, बोलो ना। कोई दिक्कत? फिर एक और प्रकाश की किरणों को मैंने ऐसे गुजारा, तो आपतन कोण I बना, तो परावर्तन कोण का मान के बराबर हो जाएगा। तो यह भी प्रकाश की किरणें कहीं से गुजरती हुई प्रतीत आए होगी, बोलो ना। और इस प्रकार से इसे भी हमने यहाँ पीछे मिला दिया, तो इस AB वस्तु का हम यहाँ कटान बिंदु और यहाँ कटान बिंदु से जब मिलाए तो हमें एक प्रतिबिंब बन गया। इसी को प्रतिबिंब कहेंगे, जिसका नाम हम दे दिए CD। क्या नाम दे दिए? इस AB वस्तु का ये क्या बन गया? प्रतिबिंब। AB वस्तु का क्या बन गया जी? प्रतिबिंब, जिसका नाम क्या है? CD। कोई दिक्कत? अब बात जरा समझेंगे। तुम देखो, इस पर विचार करो कि समतल दर्पण में यह जो प्रतिबिंब बना है, यह प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बना है कि किरणों के काल्पनिक कटान से बना है? हमें कल्पना करना पड़ा तब प्रतिबिंब बना, बोलो ना। तो हम इस वाले प्रतिबिंब को कैसा प्रतिबिंब कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को एक और नाम से जानते हैं, आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहो या आभासी प्रतिबिंब कहो, एक ही बात होता है। मतलब पहली नंबर बात हमने क्या सीखा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक होता है या आभासी होता है, बोलो ना जी। याद रहेंगे बात। दूसरी नंबर बात, यदि विचार करो अच्छा से,
तो तुम्हें पता चलेगा कि जितना दूरी पर वस्तु है, वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं, जितना दूरी पर वस्तु है समतल दर्पण में प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बना है। बात समझ रहे हो? इसका मतलब कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी जो होता है वह प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। वस्तु दूरी बराबर होता है किसके? प्रतिबिंब दूरी के। तीसरी नंबर विशेषता की बात करें तो तुम देखो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। बोलो ना। इसका मतलब कि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई, समतल दर्पण में और प्रतिबिंब की ऊंचाई आपस में बराबर होती है। याद रहेंगे बात? कोई दिक्कत नहीं। इतना बात तो क्लियर हो गया समतल दर्पण के लिए। ये तीन बात एकदम याद रखना। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी। वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब के ऊंचाई के बराबर होती है। याद रहेंगे? अब आगे समतल दर्पण पर विचार करते हैं। तो समतल दर्पण पर आगे विचार करो तो तुम देखोगे कि समतल दर्पण बिल्कुल सीधा है। समतल दर्पण बिल्कुल सीधा है। तो सीधा है तो इसके अंदर वक्र भाग नहीं होगा, चूंकि बिल्कुल सीधा है तो इसकी वक्रता त्रिज्या नहीं होगी। इसकी वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है जी? अनंत होती। होती नहीं, अनंत होती। एकदम बहुत बड़े वक्रता त्रिज्या का समतल दर्पण बना होता है, ऐसा मानते। वक्रता त्रिज्या की बात कर लिए तो एक बात थोड़ा सा प्यार से धीरे से यह समझ लेते हैं कि समतल दर्पण किसी भी दर्पण का आवर्धन होता है। क्या होता है जी? तो कोई भी दर्पण का आवर्धन जो होता है वो आवर्धन बराबर होता प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भाग करोगे तो आवर्धन निकलता है। तुम देखो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आपस में क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आपस में बराबर होने के कारण दोनों कट के कितना माना जाएगा? बोलो ना। और इसके आगे हम प्लस चिन्ह का यूज कर देते हैं। तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। 1 का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात 1 हो गया, और प्लस का मतलब यह हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक है। वस्तु का प्रतिबिंब। दूसरी बात, वस्तु का प्रतिबिंब यदि काल्पनिक बना है तो प्रतिबिंब यदि काल्पनिक है तो आपको यह नॉलेज होना चाहिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। इतना बात। अब कुछ मुख्य पॉइंट जो समतल दर्पण से रिलेटेड है। आप ऐसा देखे होंगे कि समतल दर्पण का जब हम बात करेंगे तो 2 गो समतल दर्पण लेना और दोनों के एकदम समांतर रख देना। दोनों को क्या रखना? और दोनों के समांतर कहे का मतलब एगो ऐनक एन है, एगो ऐनक ना एगो एन है तो एगो ओन है, एगो इधर तो एगो उधर है, एगो एन है तो एगो एन है। वाह ए जी। तो समतल दर्पण ले लेंगे और समतल दर्पण में एगो समतल दर्पण इधर रख लेंगे, एगो को इधर रख लेंगे। अब बीच में कोई हिल जाना या बीच में कलम नीचे से लगा देना तो आप देखेंगे क्या कि 2 समांतर समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब अनंत बन जाएगा। कैगो बन जाएगा? उसका कारण उसका सैलूनमा में उसने बनता है। सैलून में जाके दांत कब रवाओगे? सॉरी, सैलून में जाके बाल नोचवाओगे, क्या करवाओगे? कटवाओगे। तो सैलून में इधर भी दर्पण होता और इधर भी होता, और वहां पीछे रहते तो आपके कई फोटो बने हुए होते। उसका कारण
कि इसमें जो प्रतिबिंब बना वो उसमें बन गया, उसमें जो बना फिर इसमें बन गया, इसमें जो बना फिर इसमें बन गया, इसमें बना सो इसमें बन गया। इसलिए बना हुआ प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? पॉइंट क्लियर करो। समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। या ये हम समांतर न रख के इसको हम कुछ कोण पर झुका देते हैं। जब किसी दर्पण को हम कोण पर झुका देंगे तो कुछ न कुछ कोण बन जाएगा। क्लियर है बात? और जब समतल दर्पण को झुका के कोण बन गया और इसके बीच में हम कोई वस्तु रखेंगे तब कितना प्रतिबिंब बनेगा? मतलब जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हुआ हो, कितना कोण पर? तो थीटा समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हो, जब थीटा कोण पर झुका होगा तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी, कितना प्रतिबिंब बनेगा उसमें? 360 बटे थीटा -1। कितना बनेगा जी? 360 बटे थीटा -। ध्यान रखना बात, 360 बटे थीटा -1। अभी एगो बोल दिया अनंत। अनंत कब बनेगा? जब थीटा कोण पर नहीं, समानांतर रखा हुआ रहेगा, माने एक दूसरे के सामने रखा रहेगा तब अनंत बनेगा। और जब झुकल रहेगा तब बनेगा 360 बटे थीटा -। बात क्लियर है? लेकिन -1 कब करेंगे? जब हमारा सम संख्या आ जाएगा। जब हमारा 360 बटे थीटा का मान सम संख्या आ जाएगा तब हम एक घटा देंगे। तब क्या करेंगे जी? बात समझ में आ रहा है क्या? हम पूरी बात क्लियर करते हैं। प्रतिबिंब की संख्या 360 बटे थीटा होगी। एक न घटाएंगे। कब? जब हमारा 360 बटे थीटा का मान विषम होगा। क्या होगा? विषम संख्या होगा। ए बच्चा इस बात को समझे। 360 बटे थीटा -1 मतलब जब दो समतल दर्पण मान लो कि 90 डिग्री पर झुका हुआ है, एगो खर रे या एगो पर रे, ऐसे एकरा में हम कोई वस्तु ले जाकर के रखे। 90 डिग्री का मतलब यही ना होता है, एक खर रहा एगो पर रहा, और तब हम वस्तु रखते हैं। तो 360 बटे थीटा, थीटा का मान मैंने कितना बताया? तो थीटा के जगह पर कितना डाल दें? 360 में से 90 को काटोगे तो क्या बढ़ते कटेगा? अब 4 कैसा संख्या है जी? तो जब 360 बटे थीटा सम संख्या आ जाए तो एक घटा के बताएंगे कि प्रतिबिंब की जो संख्या हुई वह 3 हुई। कब? जब 360 बटे थीटा का मान 90 डिग्री आ जाए, सॉरी सम संख्या आ जाए। क्लियर हुआ बात? लेकिन जब थीटा का मान 120 है, मतलब जो दो समतल दर्पण जो है 120 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है मान लिया जाए, समझ रहे हो? तब 360 बटे थीटा निकालो तो 12 तिहाई 36 3, ये ऑलरेडी विषम संख्या है। तब एक न घटाएंगे, तब एक बात समझ रहा है? तब एक न घटाएंगे क्योंकि विषम संख्या आ गया। तो याद रहेगा कि जब दो समतल दर्पण थीटा डिग्री के कोण पर झुका हो तो प्रतिबिंब की संख्या 360 माइनस थीटा, सॉरी 360 बटा थीटा -1 होती है। जब 360 बटे थीटा का मान क्या हो? 360 बटे थीटा होती है जब ओवरऑल दिमाग में एक बात यही बना लीजिए कि हमेशा प्रतिबिंब की जो संख्या रहेगी वह विषम संख्या ही रहेगा, वह सम संख्या नहीं रहेगा। अब इसीलिए सम संख्या है तो अपने मन से एक हटा दो, सम संख्या है तो अपने मन से बात हो गई। कौची? हाँ, बढ़ाएंगे कब? इस बात को समझे। बढ़ाएंगे तब जब हमारा कोई पूर्णांक में आ जाए। जैसे मान लिया जाए कि थीटा का मान 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, नहीं जी, तो 360 बटे थीटा 50 डिग्री -1 कर लो। जरो से जरो भीतरे गया
तो 36 में 5 से भाग लगाए, 5 सत्ते 35, 7.2 बोलो, -1 करो तो आया 6.2। अब मेरे बच्चा क्या बताए आंसर? तो 6.2 आया तो प्रतिबिंब की संख्या कितना बताएंगे? 6 हो तो अब 7 बताएंगे। काहे कि 6 से ज्यादा मान आया है। ज्यादा मतलब प्रतिबिंब बना है, ज्यादा का मतलब प्रतिबिंब, तो हम बोले कि लगभग 7 गो बनेगा। लगभग कै गो बनेगा? तो अब यहो बात ध्यान रखो कि 360/θ का मान दशमलव में आ जाए, पूर्णांक के रूप में आ जाए, तब हम प्रतिबिंब की संख्या एक ज्यादा बताएंगे। हमारा पूरा प्रतिबिंब देखना है अपन, तो अपन पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि हमार पूरा प्रतिबिंब बन गया? तो नोट नंबर 2 याद रखना। नोट नंबर 2, समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई का कम से आधी होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। इस समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा यदि प्रतिबिंब चाहिए तो समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए जी? मतलब यदि वस्तु का ऊंचाई h है, किसका ऊंचाई है? तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम h/2 चाहिए। समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितना चाहिए? कोई दिक्कत किसी को? इहे चलते आप देखे होंगे कि बेटी के जब गौना होता है तब बाप ड्रेसिंग टेबल जो देता है, ओकरा में तुम देखा होगा कि इतने रहता है ऐनक, नहीं जी? इतने में बेटी के ठेहुना से ना रे, अंगूठा से लेके बाल तक का पूरा एकदम चेहरा देखे भर, पूरा नीचे से ऊपर तक के प्रतिबिंब बन जाता है। बनता है नहीं बनता है? तो समतल दर्पण की पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम h/2। ज्यादा से ज्यादा पूरा हो जाए, दूना हो जाए, कोई दिक्कत की बात। विशेषता नंबर 1 और बढ़ रहे हैं। देखोगे इस समतल दर्पण है और इसके सामने कोई वस्तु u वेग से गतिशील है। कितना वेग से? समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु u वेग से गतिशील है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब 2u वेग होगा। कितना होगा? 2u वेग। इसका मतलब कि यदि इधर से वस्तु 5 के स्पीड से दौड़ रहा है तो उधर से स्पीड 10 के बुझाएगा। उधर से स्पीड कितना होगा? इधर 2 के स्पीड से कोई चूहा दौड़ते हुए जा रहा है तो दर्पण में लगेगा कि अरे राम, एकदम 4 के स्पीड से फड़फड़ा के आ रहा है चूहा। इधर से कोई समतल दर्पण के सामने मुक्का मारोगे ऐसे तो उन्हें से लगेगा कि कोई दुगुना गति से मार रहा है।